Hello, my dear students. Now, today I am going to discuss the next chapter, that is basically next unit called magnetostatics. And now, in this unit, I am going to discuss the chapter magnetic effect of electric current. So, students, this is very important phase in which we will discuss some important concept behind the magnetic effect of electric current. So here I want to say that if you are new to our JVS channel, then please go through the channel properly and subscribe our channel and also press the bell icon so that you will get the future notification. So students, let's discuss the chapter magnetic effect of electric current. सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है कि हम मैग्नेट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चैप्टर लिख रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के समझे हम चैप्टर को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये चीज आप लोग जानते होंगे कि जो डिफरेंट टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स मींस आपका बार मैग्नेट हो गया, हार्सो मैग्नेट हो गया, उसके बाद आपका मैग्नेटिक निडल हो गई है ना, बटन मैग्नेट हो गए। तो डिफरेंट मैग्नेट का अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि ये हमारा मान लो कि ये एक बार मैग्नेट मैंने बनाया है, तो बार मैग्नेट मेरा क्या है यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब आपको क्या नॉलेज होना चाहिए कि ये बार मैग्नेट क्या करेगा, ये अपनी चारों तरफ मतलब है इधर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या करेगा, अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये अपना क्या बनाएगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक, जिसमें क्या होगा कि कोई भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस, इट मींस अगर यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि ये हमारा एक छोटा सा सब्सटेंस है, ठीक है, और इसको हमने क्या कहा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, तो यहां अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, वो इस बार मैग्नेट के थ्रू अप्लाई किया जाने वाला फोर्स फील करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फेल्ट। ठीक है, then that field will be defined as magnetic field। तो यहां मैं लिख रहा हूं the reason around the magnet where magnetic force can be felt। ठीक है, तो अगर जहां पे हम मैग्नेटिक फोर्स को फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट रीजन विल बी डिफाइंड एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां पे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम उसको एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, या हम इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बात समझना मेरी। ठीक है, देखो मतलब चैप्टर के पीछे जो भी फंडा है ना वो हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बगैर फंडा के हम आप जो है कुछ अच्छे लाभ जो इससे रिलेटेड होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने फंडे को क्लियर करना है, उसके बाद हमें चैप्टर को क्या करना है, प्रोसीड करना है, ताकि हम अपना जब कंसेप्ट बिल्डअप रहेगा तो डेफिनेटली हम आपको बहुत कन्वीनियंट होगा किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने क्या किया था, अपना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया, पता लगाया कि कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है।
ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक वायर है AB, और इसमें क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे की लगा दी और इसको फर्दर इससे अटैच कर दिया। बाद में हमने की को क्या किया, प्रेस कर दिया। तो भाई ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगी और इस वायर में भी करंट आई फ्लो होगी। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक नीडल को जब प्लेस किया तो क्या पाया कि इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फील किया गया कि एक्चुअली ये तो घुमाने वाला फोर्स है। ठीक है, जैसे ये है तो ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये मेरी बात समझना, जैसे ये नीचे मान लो वायर है सपोज दैट, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो उसको खींच लेता ना सीधा, लेकिन ये खींच नहीं रहा है, इसका मतलब है ये घुमा रहा है, तो ये एक एंदर टाइप का फोर्स है। तो उस फोर्स का नाम क्या रखा गया, उस फोर्स का नाम रखा गया मैग्नेटिक फोर्स रखा गया। और उस इसके चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ जो फील्ड बनी, उस फील्ड को नाम क्या दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, या मैग्नेटिक स्पेस भी बोल सकते हो। ठीक, अब बात ये समझने वाली है कि अगर ये नीडल हमारी रोटेट कर रही है तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक भी हो सकती है इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू दिस बैटरी। इट मींस अगर हमने बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे चेंज कर दिया, ये जो पॉजिटिव है इसको मैंने निगेटिव कर दिया, इस निगेटिव जो है इसको पॉजिटिव कर दिया, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ से फ्लो होगा और ये डिफ्लेक्शन जो पहले क्लॉकवाइज हो रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज होता है। इससे प्रूफ होता है कि जो हमारा चार्ज है जब वो फ्लो करता है तो क्या बनाता है, रीजन है वो हमारा क्या बनाएगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि ऑस्टर ने अप्रोक्सीमेटली 18th सेंचुरी में किया था, 1820 या 31 के आसपास, आप बोल सकते हो बुक में कहीं 1820 लिखा होता है, कहीं 1831, तो आप ईयर से आपको नहीं, बस 18th सेंचुरी आप मालूम रखिए कि वहां उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। तो इनका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकाला, एवरी मूविंग चार्ज produces magnetic field। ठीक है, अब अराउंड इट आप वर्ड को अटैच कर देना। क्या मैंने कहा, एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां भी चार्ज मूव करेगा वहां पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, इसका मतलब ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होगा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है जहां भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, वहां पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं भाई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स को फील करना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरी? तो मैग्नेटिक फोर्स को अगर फील करता है तो वो फील्ड किसके थ्रू बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनाया जाता है, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है। बात समझना मेरी, मतलब एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, क्या फर्दर इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हो? क्या मैं इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। अगर मैं फर्दर इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकता तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हो गया कि हम मैग्नेट के पोल्स को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब है जो लिखा होता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाई द मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब है एक सिंगल पोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसका रीजन क्या है, मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेट का पोल कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट कौन प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म, एक सिंगल चार्ज, और फर्दर इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द मोनोपोल्स विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास दोनों तरह का पोल होगा, क्लॉकवाइज भी, मतलब जब रोटेशन होगी क्लॉकवाइज तो पोल बनाएगा साउथ, अब जो रोटेशन एंटी क्लॉक तो कैसा दिखेगा हमको, वो नॉर्थ दिखेगा, तो नॉर्थ पोल वहां पे बनेगा। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर?
सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय ऑर्स्टेड, ठीक है। बट इतने से ही हमारा काम नहीं होगा कभी भी। अगर हम थोड़े से टॉपिक को अगर हम कवर कर लें और सोचे कि हमारा वर्क हो गया, तो नहीं। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है बायोसोबर्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक लॉ दिया, ठीक है। इन्होंने अपने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट डेवलप किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए और डिफरेंट वायर्स को लेके इन्होंने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ऑर्स्टेड ने किया था उसी तरह से अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और फर्दर इन्होंने अपने लॉ को डिजाइन किया। उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोसोबर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो लॉ था वो क्या था, मेन जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली जो बायोसोबर्ट ने अपना जो लॉ दिया वो हमारा कौन कौन सा लॉ था, ठीक है, और उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक वायर ले लिया, ठीक है, एक वायर ले लिया और इसका एक छोटा सा एक टुकड़ा ऐसे कट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कट नहीं किया बल्कि एक मान लिया, छोटा सा टुकड़ा मान लिया और इस छोटे से टुकड़े को उन्होंने नाम क्या दिया, क्योंकि इसमें इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I, सो दैट्स वाई इस टुकड़े में भी करंट कितनी फ्लो होगी I, और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ जो है वो है dl, उसकी लेंथ कितनी है dl। तो इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया IDL को करंट एलिमेंट, क्या नाम दिया, IDL को उन्होंने क्या नाम दिया, करंट एलिमेंट नाम दिया, ठीक। कितनी बात समझ में आई। चलिए अब उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को उन्होंने माना r, क्या माना, इस डिस्टेंस को r, और इस पॉइंट पे वो क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ऑब्वियसली एलिमेंट छोटा है, तो यहाँ ये एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल क्रिएट कर रहा हूँ, दैट एंगल विल बी डिफाइंड एज थीटा, ठीक है। डीएल तो आप समझ चुके कि क्या होता है। सो द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट विल बी डिफाइंड एज, particularly this angle is only takes place between the current element and the distance from the point where we want to know the magnetic field value, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब एक बात मुझे बताओ, चूंकि एलिमेंट बहुत छोटा है, एलिमेंट बहुत छोटा है, तो इस रीजन पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा। इसका मतलब है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हमने लिखा कि ये dB होगा, कितना होगा, dB मैग्नेटिक फील्ड होगा। dB का मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी, ठीक है। तो ये dB को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। किसने ऑब्जर्व किया, बायोसोबर्ट ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि dB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I पे, मतलब है I की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनिएगा, कि जो dB होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, इस लेंथ के। जितनी ज्यादा इस dl की लेंथ होगी, मतलब है लेंथ बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो dV है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो dV को इन्होंने ये बताया कि dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट टू दैट पोजीशन। इट मींस ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे ये जो आपका डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये कंक्लूजन किसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया, ये कंक्लूजन ऑर्स्टेड के थ्रू ऑब्जर्व किया गया। ये पहला कंक्लूजन, ये हमारा दूसरा कंक्लूजन था, दैट वन इज थर्ड एंड दैट वन इज नंबर 4, ठीक है। और इन कंक्लूजन्स को ऑब्जर्व करने के बाद इन सब को कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, तो dV प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। This is the conclusion drawn by the Oersted through this experiment. अब अगर इस कंक्लूजन को उन्होंने ड्रॉ किया तो यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को भी हटा दिया। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद जो इनका रिजल्ट बचा वो बचा μ0/4 पाई
क्लियर। और यहां क्या बचा, IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बना, फार्मूला बना डीवी का। क्लियर। किसने बनाया, भाई बायो-सैवर्ट ने बनाया। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वैल्यू को जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है, इसकी वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू राइट डाउन इन द टर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर। अभी मैं बताऊंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है। ठीक है, तो यहां पे इसको क्या करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, dv इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब एक बात बताओ, ये साइन थीटा किसके किसके बीच में एंगल है बेटा, इस dl और इस r के बीच में। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस dl और इस r के बीच में क्या है, हमारा एंगल है। तो ऑब्वियसली मैं इसको लिख सकता हूं dl क्रॉस r। भाई साइन थीटा किस में आता है, जब dl का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर के साथ, तो dl क्रॉस r इज इक्वल टू क्या देगा, dl इंटू r साइन थीटा देगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, i तो इधर ही रखो, और यहां मैं लिख सकता हूं dl इंटू r, ठीक है, dl इंटू r साइन थीटा, मतलब dl r साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब r स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे अगर मैं r क्यूब कर दूं तो कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि आपका ऊपर r आपने एक एक्स्ट्रा लिखा है तो नीचे भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लॉ को कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये देखिए यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो दिस वन बिकम्स dv। तो dv को एज इट इज वो वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, म्यू नॉट, ठीक है, यहाँ पे I लिख दीजिए अपॉन 4 पाई आपने लिख दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने क्या लिखा, इसको dl वेक्टर क्रॉस वेक्टर r, कोई दिक्कत, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिख दिया, r क्यूब को मैं बेटा इस तरह से लिख सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर r का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, अभी बहुत टर्मिनोलॉजी की बात कर ली है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में म्यू नॉट आपका क्या होता है, ये हमारा होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, वैसे ही आपका क्या होता है, म्यू नॉट होता है। म्यू नॉट क्या करता है, म्यू नॉट क्या करता है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है। म्यू नॉट क्या है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसको याद कर लेना, 10 टू द पावर -7 होती है। ठीक है, इसको याद कर दो। ठीक, समझ में आया। अब यूनिट अभी मैं डिस्कस करूंगा इसकी यूनिट क्या होती है, फिलहाल अभी आप यहाँ पे इतना समझ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है। ठीक है, जरूरी है सबसे पहले हम म्यू नॉट की यूनिट को जान लें कि म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी। अब बेटा क्या है, एक बात बताओ, अगर म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाले तो कितनी मिलेगी, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमको मिलेगी बाई बी, ठीक है, डी बी इंटू 4 पाई। ठीक, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो गया, आर क्यूब इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आर क्यूब मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आई नीचे, तो यहाँ पे आई हो गया, और इनटू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया बोलो भाई, डीएल और आर है ना, तो यहाँ पे डीएल और आर लिख दो। तो डीएल और आर को मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीएल क्या है, लेंथ, आर क्या है, लेंथ, वो भी तो लेंथ है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। इसके साथ साथ क्या होती है बेटा, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। आर क्यूब की यूनिट है डिस्टेंस, चूंकि इसकी डिस्टेंस है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आई की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और इनटू एम्पियर के बाद आपकी डीएल लेंथ है तो यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे आ गया मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से कट गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये याद कर लेना कि किसकी यूनिट है, म्यू नॉट की यूनिट है। ठीक है, समझना मेरी बात, म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी,
टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, तो यहां टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁷ वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश कराने जा रहा हूं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन है और कितनी वैल्यू उसकी होती है। ठीक है, देखो इसका डायमेंशन बेटा निकाल लेना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, डायमेंशन आप इसको निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन आप क्या करिए, यूनिट के साथ डायमेंशन को भी सीखते जाइए। टेस्ला के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन क्रिएट करिए, फिर आपको बाकी सारा डायमेंशन पता ही है। एम्पियर का ए होता है, मीटर का क्या होता है, एल होता है, तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, बोलो, चलो ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू 10⁻⁷ है, और आपने ये पढ़ा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू भी तो आपको पता है कितनी थी, 9 × 10⁹। ठीक है, अब यहाँ इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपको भी पता है, ये हो जाएगी 1/9 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो अच्छा, इसको 10⁻16 को नीचे कर सकते हो ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे कर दीजिए, तो 1/9 इंटू 10⁻16 कर सकते हैं। अब इसको रिवर्स कर दो, तो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻16। ठीक है, एक बात बताओ, ये c² लिखा है ना भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो इसको मैं c ही तो बोलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया बेटा कि जो हमारी c की वैल्यू है वो c की वैल्यू कितनी है, तो ये एक्चुअली c² लिखा हुआ है, c² की वैल्यू है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? बात समझ में आ गई बेटा? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम समझने जा रहे हैं अपने फ्लेमिंग के पाम रूल को समझने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और हम बायो-सोवर्ट लॉ के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी समझेंगे कि किधर होगा। देखिए, सबसे पहले बायो-सोवर्ट ने यही तो ला दिया, अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लिया और यहाँ r डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको dv मिली, लेकिन हम जानना चाहते हैं इस dv की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, इस dv पॉइंट पे, मतलब एक P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक फ्लेमिंग का पाम रूल यूज किया गया। फ्लेमिंग्स, ध्यान से सुनना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, चलिए, पाम रूल में क्या था बेटा कि इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब है इस थंब को हमें करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस पाम टुवर्ड्स द डिस्टेंस, ठीक है, एंड एट द पॉइंट एट विच वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, उस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने वाला जो एक्सप्रेस करने की क्वांटिटी बनाई हमने, वो हमारा पाम है। तो पाम क्या बताता है, वो डिस्टेंस बताता है। थंब क्या बताता है, उस करंट को बताता है। तो हमने अपने राइट हैंड पाम को सेट कर लिया, ये देखो सेट कर लिया। ठीक, अब इस पाम पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये देखो, चलो डस्टर से मैं बता रहा हूँ या मार्कर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन देखो, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा। क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर द डायरेक्शन इज क्रॉस। अब आप पूछेंगे सर इसको क्रॉस से आपने क्यों एक्सप्रेस किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एक तो क्रॉस और दूसरा हमारा होगा डॉट। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये अंदर की तरफ। इसका मतलब है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड,
और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इसकी कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। तो डॉट वाली को हम बोलते हैं ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों को हमको समझ के रखना है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप इन दोनों लॉजिक्स को समझ गए तो आपको आराम से बता देना है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया और मैंने कहा कि भाई इस वायर में करंट ऐसा है और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इसकी डायरेक्शन पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, ये लगाया, खट से यहाँ पे क्या मिला, अंदर पता चला, तो यहाँ पे खट से अंदर बता दिया, ट्रांस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो दिस इज the basics of your chapter, and in next part I will discuss the important application which is based on your Biot-Savart law. Very important topic, and students please don't forget to see it. So thank you students.